ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 9 पार्ट 3 में। यस दोस्तों, यहां पे इस चैप्टर में हमने बहुत ही अच्छी बातें सीखी। हमको ये समझा कि 1991 में इंडिया में एक ऐसा मतलब एक दौर आ गया था जहां पे हमारा फॉरेन रिजर्व मतलब एक से तीन वीक ही चलेगा, इतना ही हमारे पास फॉरेन रिजर्व था। और तब कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो गया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी ये हमने पिछले लेक्चर में देखा ही, और मैंने आपको कहा था कि अगला लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और वो लेक्चर आपके सामने आ गया है। दोस्तों, मे भी आपने स्कूल में इन वर्ड्स को पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नए कॉन्सेंट्रेशन के साथ आज मैं आपको ये सारी चीजें वापस से बताऊंगा। राइट, इससे पहले आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा या ये टर्म्स अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, फिर भी बिलीव मी कि ये आपको जिंदगी में आगे भी मिलेगी। सो अभी आप इतना अच्छे से इसको समझ लो कि बाद में कोई भी दिक्कत ना रहे करके। सर, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कंपोनेंट्स देखने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। दोस्तों, दो सवाल थे। मैंने आपको कहा था ये जो क्वेश्चन आपने देखा था, क्या सर ये फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, यहां पे आपको क्या लिखना है? डी लाइसेंसिंग, उसके बाद एबोलिश कर दिया एमआरटीपी एक्ट को, इनकरेज किया स्मॉल सेक्टर्स को, और बहुत सारी बातें थी। लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो क्या क्वेश्चन होगा सर? कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट्स? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। यस और नो? यस सर। तो दोस्तों, धीरे धीरे करके अब हम इन चीजों के डिटेल में जाएंगे। सर, लिबरलाइजेशन मतलब क्या? मतलब छूट दे देना। बोलते ना, हमने ये वर्ड बहुत बार सुना है, कह रहे हो बहुत लिबरल सोच के है, मतलब ज्यादा ना, मतलब फ्रीडम देते हैं करके सबको। प्राइवेटाइजेशन मतलब हो सकता था 1991 के पहले सारी मेजॉरिटी इंडस्ट्री के पे कंट्रोल अगर गवर्नमेंट का ही था, प्राइवेट लोगों को जल्दी से वो कंपनीज को कोई कंपनी स्टार्ट करने का परमिशन नहीं मिलता था, या उनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते थे। तो प्राइवेटाइजेशन करने के क्या फायदा हुआ, या प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, वो हम यहां पे सीखेंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, बोलते ना कि वसुदेव कुटुंबकम, मतलब क्या कि पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है करके, ऐसा आपने सुना रहेगा। इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, कहाँ से भी मतलब इंडिया में गुड्स आप आ सकते हो, आप हमारे इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हो, हम हमारे गुड्स बाहर के कंट्री में सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया नजदीक आ गई इस कंसेप्ट से। और फॉरेन रिजर्व, वही तो एक सवाल था ना कि हमको अगर डॉलर्स में पैसे चाहिए तो वो लोग इंडिया में आए, इन्वेस्टमेंट करें, बराबर है कि नहीं? यस। तो आज हम सारी कंसेप्ट डिटेल में देखने वाली है। क्या रिक्वायरमेंट है? आपका कंसंट्रेशन, बराबर है। मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस के साथ आपसे बात करूंगा। देखो, लिबरलाइजेशन मैंने अलग अलग इमेजेस निकाल के रखी है, तो आप इंटरैक्ट रहो, इसलिए हमने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है। सिर्फ आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट में पढ़ूंगा, आपको इमेज दिखाऊंगा, आप उसी वक्त ट्राई करना कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी, लेकिन आपका साथ में ही लर्निंग भी हो जाए। राइट दोस्तों? यस सर। सो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हम जाएंगे लिबरलाइजेशन की तरफ। राइट, पढ़ते हैं। आपको सवाल आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन। 5 मार्क के लिए सवाल लिख लो। क्या? व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन एंड व्हाट आर द मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन। ऐसे कौन से मेजर्स लिए गए थे, और आपको सिर्फ समझना ही नहीं है, याद भी रखना है। और जो मैं इमेज दिखाऊंगा तब आप याद रख लेना करके, ठीक है? यस सर। तो बिना समय गवाए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा कंटेंट, चलो मेरे साथ आप भी पढ़ना और मैं हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू, ये ध्यान रखना, इकोनॉमिक फ्रीडम और फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। पहला पॉइंट आपका खत्म हो गया सर। लोगों के नजरिए से अलग अलग मतलब हो गए, लेकिन जब आप 11th इकोनॉमिक्स के पेपर पे बैठने के बाद जब आप आंसर लिख रहे हो, किसका मीनिंग? लिबरलाइजेशन का, आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट क्या दिमाग से बाहर आएगा? सर, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू व्हाट? पहला, इकोनॉमिक फ्रीडम, या फिर क्या? फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। बोलो मेरे साथ, 2 वर्ड, इकोनॉमिक फ्रीडम और व्हाट? फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। क्या पहला पॉइंट समझा क्या सर? अगर पहला स्टार्टिंग अच्छे से आ गया तो पूरा आंसर आपको लिखता आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? तो इन इकोनॉमिक्स क्या होगा? ए लिबरलाइजेशन रेफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम और व्हाट सर?
तीसरी बार बोल रहा हूं, फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। डन। आगे, इट मीन्स प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फ्री टू टेक डिसीजन टू प्रमोट देयर सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब सर दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। क्या सर? जो प्रोड्यूसर है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कंज्यूमर है, गुड्स को खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और जो ओनर्स है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। जब ये वर्ड आया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपके दिमाग में कौन से चार बातें आनी चाहिए? बोलो, याद आ रहा है? नहीं ना? बहुत सारे बच्चों को तो लग रहा है सर ये वर्ड्स तो सुना सुना लग रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चार आपने हिंट भी दिया, लैंड, वेरी गुड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे बच्चों को याद आ गया। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये जो उसको ओन करते हैं, ये सब लोग फ्री है अपने सेल्फ इंटरेस्ट से डिसीजन लेने के लिए। मतलब कोई भी अब बोलते हैं कि हुकुमशाही नहीं करेगा बाबा। दूसरा पॉइंट क्या था? इट मींस, किसका मतलब? लिबरलाइजेशन। पहला पॉइंट होने के बाद इकोनॉमिक फ्रीडम बोलो या फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन बोलो, इसका मतलब ये होता है जितने भी प्रोड्यूसर है, जितने भी कंज्यूमर है। 2 पॉइंट। तीसरा, ओनर्स ऑफ व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फ्री टू टेक डिसीजन टू प्रमोट देयर सेल्फ इंटरेस्ट। समझा? यस सर। आगे तीसरा पॉइंट लिख लो, एक एक लाइन छोड़ के एक एक पॉइंट लिखना है आपको पेपर में। एडम स्मिथ, नाम याद रखना इकोनॉमिक्स का। क्या आया? एएस, एडम स्मिथ। इन हिज बुक, बुक का नाम याद रखना, वेल्थ ऑफ नेशन। सर दो इंपॉर्टेंट वर्ड आए, एक पर्सन जिसने कुछ बातें कही होगी, किसके लिए सर? लिबरलाइजेशन के रिलेटेड। उन पर्सन का नाम क्या है? तीसरा पॉइंट चल रहा है एडम स्मिथ, उनके बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। सजेस्टेड दैट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज द बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज वेलबींग ऑफ द पीपल। हमको इकोनॉमिक का ग्रोथ बढ़ाना है, वेलबींग मतलब सारा वेल्थ वगैरह क्रिएट करना है लोगों के लिए। सो ये डेफिनेशन बहुत ही सही जाएगा करके। किसका था? सजेस्ट दैट द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज द बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट। अंडरलाइन करना। क्या सर? बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एज एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। ये 2 पॉइंट, ई जी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डब्ल्यू वेलबींग ऑफ द पीपल। वेलबींग ऑफ द पीपल किसने कहा सर? तीसरा पॉइंट याद रखोगे, एडम स्मिथ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन सजेस्ट दैट व्हाट? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज द बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट व्हाट? प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। 3 पॉइंट खत्म हो गए। किसी को कोई डाउट क्या? नहीं सर। देखो आप पढ़ते हो वो अलग है, मैंने जो आपको बताया पॉइंट टू पॉइंट, इसीलिए मैं कंसेप्चुअल भी जाना है और तुरंत लर्न भी करना है। तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग अगर आता है 4 मार्क्स के लिए, उस पर कुछ शॉर्ट नोट्स अगर आता है, इतने 3 पॉइंट तो आपको लिखने ही है। पहले रेफर्स टू, दूसरा कौन कौन? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये वाला पॉइंट। तीसरा एडम स्मिथ, उनके बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। क्या सजेस्ट किया? लिबरलाइजेशन बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। किसको प्रमोट करने को सर? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। डन। 3 पॉइंट खत्म सर। इस पैराग्राफ में कोई डाउट नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ लिबरलाइजेशन का। द इकोनॉमिक पॉलिसी which leads to reduction of if not removal, okay, the economic policy which leads to reduction if not removal of barriers in the working of the market mechanism and free competition is called economic liberalization। मतलब free competition है यार, barriers नहीं है, restriction नहीं है, कोई किसी को जकड़ के नहीं रखा है। समझ में आया क्या? आप लोग सर्कस में जाते हो और सर्कस के अगर वो हाथी को देखते हो, राइट सर, हाथी इतना बड़ा होता है कि वो उसका जो होता है ना, क्या वो जिस लोहे की जंजीर से उसे बांधा होता है, वो आराम से एक झटके में उसे तोड़ सकता है। लेकिन क्या वो उसे रिस्ट्रिक्ट करके रखा है उतने एरिया में घूमने को? हाँ सर। क्या हो गया? मेंटल ब्लॉक। बचपन में जब वो छोटा हाथी था तब वो तोड़ नहीं सकता था सर, लेकिन उसके दिमाग में क्या परसेप्शन बढ़ गया कि ये हथे वही जो जंजीर है लोहे की, उसमें तोड़ ही नहीं सकता। तो कितना भी बड़ा हो जाने दो, तो वो हाथी के दिमाग में एक परसेप्शन है कि वो जंजीर को वो जिंदगी में तोड़ नहीं सकता। तो क्या हो गया सर? गुलाम हो गया। लगता है कि उसका फ्रीडम छीन लिया गया। तो ऐसे ही हो गया था इंडियन जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी एंटरप्रेन्योर है। और 1991 में जब लिबरलाइजेशन का पॉलिसी आया दोस्तों, तो ये समझा के बताना पड़ा कि भाइयों और बहनों, अब आपको हम सारा फ्रीडम देते हैं, आपको जैसे बिजनेस करना है आप करो। और जब लोगों को फ्रीडम दिया जाता है, तब एक सिंपल सी बात है, कोई आप पे जब ट्रस्ट रखता है, कोई आप
पे जब फ्रीडम देता है आपको फ्रीडम, तो आप अपना एक्चुअल जो पोटेंशियल है वो लोगों को दिखाते हो, और वैसा ही इंडिया में भी हुआ दोस्तों। चलो इस पैराग्राफ को वापस से पढ़ो। द इकोनॉमिक पॉलिसी विच लीड टू रिडक्शन इफ नॉट रिमूवल ऑफ बैरियर्स इन द वर्किंग ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म एंड फ्री कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड व्हाट? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ठीक है, आगे चलो, ये पॉइंट तो हो गया सर। मतलब यहां पे पहले मीनिंग वाले पॉइंट में किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं चाहिए, समझा सबको? डन, आगे बढ़े, लिबरलाइजेशन के मीनिंग से आगे बढ़े। यस सर। चलो अब हम जाते हैं मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन। अब लर्निंग वाला पार्ट चालू हो जाएगा। ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्या क्या मेजर्स लिए गए थे। सबसे पहला मेजर्स, ये देखो लिबरलाइजेशन देख लिया, प्रॉपर स्पेलिंग एक बार देखो, बहुत बच्चे गलती करते हैं स्पेलिंग में, बराबर। दूसरा, अभी यहाँ पे पहला पॉइंट जो आपका चालू हुआ ये रहा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। बोलो क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट रेट। दिख रहा है इमेज, ये दिमाग में याद रखना। मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन, इमेज पहला क्या आ गया? इंटरेस्ट रेट, लेकिन क्या वर्ड लगाना है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन व्हाट? इंटरेस्ट रेट करके। यस सर। अब हम पढ़ते हैं क्या इस पॉइंट का मतलब है, अंदर क्या लिखना है। पहले आपने ये लिख दिया, यस सर। अब अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन विच बैंक? कमर्शियल बैंक, अंडरलाइन करना। Commercial banks have the freedom to determine the rate of interest depending upon the market forces of demand and supply. सबसे अच्छी बात ये हुई कि कमर्शियल जो बैंक है उन बैंक को कहा गया कि हम आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे हैं, आपको मार्केट के डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को देखते हुए कितना इंटरेस्ट रेट रखना है आप डिसाइड कीजिए। मतलब सर सिंपल सी बात बताओ, हाँ सर 5 केजी ही मेरे पास क्या है? टोमेटोज है, लेकिन लेने वाले कितने हैं? 1000 लोग। क्या मुझे बताओ डिमांड ज्यादा है क्या? हाँ सर 1000 लोग खरीदने वाले, डिमांड ज्यादा है। सप्लाई क्या है? सप्लाई कम है। मुझे बताओ प्राइस ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? लॉजिक लगाओ। सर लेने वाले 1000 लोग, सप्लाई कम है, तो सेलर जितना प्राइस चाहे उतना चार्ज कर सकता है, तो प्राइस क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। वही उल्टा होता दोस्तों, क्या होता कि 5 लोगों को लेना है और 1000 केजी टोमेटो पड़ा हुआ है, तो क्या सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कुछ भी नहीं है, तो उस केस में प्राइस क्या होता? मे बी 1 रुपीज केजी टोमेटो आपने देखा होगा, बहुत बार फार्मर्स फेंक देते हैं। एक जनरल एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो मार्केट में अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो मार्केट क्या करता है? भाव बढ़ा देता है। मार्केट में अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो मार्केट क्या करता है? भाई प्राइस कम करना पड़ेगा। वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, आप समझो भावनाओं को, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट में क्या वर्ड आएगा? याद करो इस चीज को कि कमर्शियल बैंक्स को यह फ्रीडम दे दिया कि आप लोग अपने मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना करके। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, एक बार वापस पढ़ लेना अच्छे से। राइट, ओके सर, पहला पॉइंट डन। दूसरा सर, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट एकदम सिंपल है, फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब कि आप अपने इंडस्ट्री को जैसे चाहो वैसे क्या कर सकते हो? ग्रो कर सकते हो। सर इंटरेस्ट रेट वाला पॉइंट तो याद रहा, ये रहा द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री। आप देख सकते हो ये दोनों इमेज, बराबर। पढ़ लेते हैं पहले, चलो समझ तो लेते हैं क्या लिखना है। इन दिस न्यू लिबरलाइजेशन era, the industries are free to diversify their production capacity and reduce the cost of production. दो चीजें बताइए दोस्तों, डाइवर्सिफाई करेंगे। क्या डाइवर्सिफाई करेंगे? प्रोडक्शन कैपेसिटी को। और क्या रिड्यूस करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करेंगे। अब एज ए टीचर मुझे ये आपको बताना है, भले ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन आप में से किसी के दिमाग में एक सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा पता है? सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करना मतलब क्या? वैलिड है कि नहीं? ये पूछते अगर अपना लाइव फेस टू फेस क्लास होता तो, और मैंने कहा था कि प्री रिकॉर्डेड में ये डाउट आएंगे नहीं, उस हिसाब से मैं आपके डाउट लेके मैं ही उसे एक्सप्लेन करूंगा। चलो एक सिंपल सी बात बताता हूं। कभी आप ना आपके घर में अगर किसी की शादी होगी ना, तो वो लोग इनविटेशन कार्ड को प्रिंट करवाने जाते हैं और उसको कहते हैं कि सर आम्हाला ना 10 कार्ड छापायचे आहेत। सो उस केस में क्या होता है पता है? वो बोलता है तुम 10 कार्ड अगर छापोगे तो 1000 रुपया होगा, तुम अगर 500 कार्ड्स अगर छपवाओगे तो 1500 रुपये होगा, और तुम अगर 2000 कार्ड्स अगर छपवाओगे
तो 2000 रुपया होगा। सर क्या मजाक है ये, मतलब 10 कार्ड छपवाया तो 1000 रुपया, तो एक कार्ड कितने का हो गया? चलो मैथ्स का कैलकुलेशन करो आप, 1000 रुपया डिवाइडेड बाय 10, तो एक कार्ड कितने का हो गया था? 100 रुपए का हो गया। और जैसे ही सर मैं 2000 कार्ड छाप रहा हूं तो 2000 रुपया ही ले रहा है, मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 2000, पर कार्ड कितने का पड़ा? 1 रुपीस का। कहा 100 रुपया पर कार्ड और कहा 1 रुपया। तो वो क्या कहते हैं, देखो सर, हमको जो वो एक बोलते हैं ना, उनका जो फ्रेमवर्क एक साचा होता है वो बनाना पड़ता है उनको, वो प्रिंट करने के लिए। वो कहते हैं की तुम्ही एक जरी छापली, आम्हाला त्याचा कॉस्ट जो आहे, कसला कॉस्ट, जो उनको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, बराबर, एक क्लोन बनाना पड़ता है उसके लिए, उसका जो कॉस्ट है सर वो तो 900 रुपये लगने ही वाला है, 900 से 1000 रुपया, बराबर, 900 रुपया लगने वाला है। और हमारा मजूरी वगैरह 100 रुपया लगाएंगे, आपको 1000 रुपये में कर देंगे। आप 1 छापो, आप 10 छापो, आप 50 छापो, और मैं बोल रहा हूँ यार चल 50 10 ही कर दे, तो वो तो 1000 रुपया ले लेगा। पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया बोलो? 100 रुपया सर। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है। मैं एग्जांपल उस इनविटेशन कार्ड का इसलिए था ताकि आपको आप रिलेट कर पाओ। मैंने ज्यादा अगर वो इनविटेशन कार्ड छापे, कितने? 2000, उसको तो एक ही क्लोन बनाना था, उसका काम तो 900 रुपया वही खर्चा आया। अब बाकी जो मेहनत होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो लगा के 2000 रुपये उसको चार्ज लगा, तो मेरा 1 रुपया पर कार्ड वो मुझे परवड़ेगा, तो मैं अच्छा है ना मेरे लिए। 100 रुपये कहाँ पे और 1 रुपया कहाँ पे? 99 रुपीज से हो रहे एक यूनिट के पीछे। तो वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करना मतलब क्या? जितना आप ज्यादा एक्सपांड करोगे अपने बिजनेस को, जितना आप ज्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाओगे, उतना ज्यादा आपको लमसम, अगर आप क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहे हो तो सामने वाला बंदा कम प्राइस में आपको देगा और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा करके। अर्लियर द गवर्नमेंट यूज्ड टू फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले गवर्नमेंट बोलता था कि एक कंपनी ने 100 केजी बनाना है, तुमने सिर्फ 500 केजी बनाना है, तुमने 200 केजी बनाना है, इससे ज्यादा कोई नहीं बनाएगा। अर्लियर क्या, कौन डिसाइड करता था फिक्स मैक्सिमम लिमिट? गवर्नमेंट। नो इंडस्ट्री कुड प्रोड्यूस बियॉन्ड दैट लिमिट। बोल दिया कि XYZ इंडस्ट्री 100 केजी प्रोड्यूस करेगा तो उस इंडस्ट्री को 100 केजी ही प्रोड्यूस करना पड़ता था, उससे आगे वो जा सकती थी क्या? नहीं सर, ये पहले की बात बताइए। आगे नाउ अब क्या हो रहा है? द इंडस्ट्रीज आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन प्रोडक्शन लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिक्वायरमेंट। लेकिन अब इंडस्ट्री को लगता है कि मार्केट में 5000 केजी का रिक्वायरमेंट आएगा, इंडस्ट्री 5000 केजी प्रोड्यूस करेंगी। कोरोना आ गया, मास्क का रिक्वायरमेंट था, कितना लगेगा? उनको लगता है कि भाई मास्क का रिक्वायरमेंट 1 लाख मास्क लगने वाले हैं, किसी को लग रहा है 1 करोड़ मास्क लगने वाले हैं। सैनिटाइजर का जो भी प्रोडक्शन रहेगा, लाखों लीटर सैनिटाइजर लगने वाला है, करो प्रोडक्शन, कोई लिमिट नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा? अब इंडस्ट्री खुद डिसाइड करेगी। पहले की तरह गवर्नमेंट ने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया है क्या? नहीं सर, खत्म हो गया आपका पॉइंट। यहां सर यस, एक बार पढ़ लेना सिर्फ, फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आपको इसके अंदर क्या क्या लिखना है मैंने बताया, सिर्फ जहां पे फुल स्टॉप है वहां पे एक पॉइंट बनाना और अच्छे से पढ़ना करके। यस सर। तीसरा, अब तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सबसे इंपॉर्टेंट लिबरलाइजेशन का ये फायदा ये था, अबॉलिश मतलब हटा दिया क्या? मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू MRTP एक्ट 1969, ईयर याद रखना, क्या बोला? MRTP एक्ट। चलो ये पॉइंट थर्ड कैसे याद रखोगे? पहला तो रिड्यूस का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी थी इंटरेस्ट रेट में, रिड्यूस एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, एंड MRTP एक्ट को क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। ईयर देखो क्या था, क्या है? 1969। यस सर, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू MRTP एक्ट 1969, ऑल दोज कंपनीज हैविंग असेट वर्थ रुपीज, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है कितना करोड़ सर? 100 करोड़, 100 CR, 100 CR and more. According to MRTP Act 1969, all those company, ऐसी सारी कंपनी हैविंग व्हाट? असेट, जिनके पास असेट्स है, कितने के? वर्थ रुपीज 100 करोड़ और मोर, वर क्लासिफाई एज ए MRTP फर्म एंड वर सब्जेक्ट टू सेवरल रिस्ट्रिक्शन। और उनको बहुत सारे क्या लगाए गए थे? रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगाए गए थे। नाउ दिस फर्म हैव द फ्रीडम टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लेकिन अब नाउ इसके आगे कौन से पॉलिसी के बाद? लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद इन सारे कंपनी को फ्रीडम है कि वो जहां चाहे वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है। दोस्तों 3 पॉइंट खत्म हो गए। सर अबॉलिशिंग MRTP एक्ट बताओ ना वापस। सिंपल सा था, जिन कंपनी के असेट्स अर्लियर पहले से होता था 100 करोड़ और उससे ज्यादा थी, उन पे MRTP एक्ट के तहत बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। लेकिन अब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आने के बाद, लिबरल रूल होने के बाद ये सारी चीजें नहीं होती। नाउ
यस सर। पॉइंट नंबर 4, रिफॉर्म्स इन फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सर ये क्या है, थोड़ा बताओगे? ये रहा देखो, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही रिजिड था, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ था। इसको लिबरलाइजेशन पॉलिसी आने के बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को हटा के हमने कौन सा एक्ट लाया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। दोनों वर्ड ध्यान से देखिएगा। चौथा पॉइंट है, आई नो थोड़ा टेक्निकल हो रहा है दोस्तों, लेकिन ये इकोनॉमिक्स देखो अब आपको थोड़ा बहुत ना समझ रहा है कि भाई पढ़ना अभी कैसे, क्योंकि आपको इंटरव्यू में कहीं पे भी सवाल पूछ सकते हैं कि यार लिबरलाइजेशन में फेरा और फेमा का फुल फॉर्म क्या था। फेरा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। वेयरएज फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। कोई डाउट नहीं सर। चलो यहां पे हम लोग थियरी पढ़ते हैं, उसका क्या है। To bring about flexibility in law relating to foreign exchange। वाह, पहला पॉइंट खत्म कर दिया। रिफॉर्म इन फेरा, फेरा किसमें रिफॉर्म किया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में। टू ब्रिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, क्यों रिफॉर्म किया? उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाना था। जो रिजिड था ना, जो अपने लॉ से बहुत जकड़ा हुआ था, वो कुछ भी किसी को भी थोड़ा भी बोलते ना फ्रीडम नहीं देता था, उसकी रिजिडिटी को कम करने को, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने को। क्या? टू ब्रिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी इन द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज रिप्लेस्ड, इसको हटाया गया बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दिस वुड इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब दोस्तों मेरे भाइयों और बहनों, अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेज रेगुलेशन एक्ट है क्या? नहीं, इसको क्या कर दिया गया? सर देखो स्क्रीन पे, हटा के क्या ला दिया गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको हटाया और ये आया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसने इंकरेज किया कौन से ट्रेड को? इंटरनेशनल ट्रेड को। आपको बोलते ना कि एमसीक्यूज आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि बताओ फेमा को हटा के फेरा लाया गया या फेरा को हटा के फेमा लाया गया? अब सबसे पहला तो ये सवाल है, फेरा और फेमा समझना चाहिए। जो बोलते ना कि एक्सचेंज को क्या, इंटरनेशनल जो फॉरेन करेंसी उसको मैनेज करने की बात है, या उसमें रूल्स की वगैरह बातें हैं। फेरा का फुल फॉर्म ये रहा स्क्रीन पे, 10 बार देखो, क्लास में ही सारी बातें हो जानी चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कौन सा रिप्लेस हो गया? फेरा रिप्लेस हो गया, मतलब फेरा को हटा के फेमा ला दिया गया। इससे क्या हुआ? इंकरेजमेंट हुआ। नेशनल ट्रेड कि इंटरनेशनल ट्रेड? वाह क्या सवाल है, बराबर ना। याद रखो कौन सा ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड। इतना आपका कंसंट्रेशन चाहिए, समझ रहे हो क्या? यस सर, खत्म हो गया। सिंपल सा पॉइंट था, ये आपको लिखते आ जाएगा करके। यस, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या भाई, सबसे लिबरलाइजेशन को एक नेक्स्ट एडवांटेज ये हुआ, ये देखो किसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर में। स्क्रीन पे दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। यस सर, चलो ध्यान से देखो, पूरा कंसंट्रेशन रखिए, बहुत ही छोटा पॉइंट है वे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ओपन टू डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर, दे कुड इन्वेस्ट इन रेल, रोड, पावर प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। दो ही लाइनें आराम से लर्न कर लो, चलो देख लो। मेन पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। दो ही पॉइंट लिखने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ओपन टू डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर। किसके अंदर? लिबरलाइजेशन के अंदर। दे कुड इन्वेस्ट इन रेल, रोड्स एंड पावर प्रोजेक्ट्स। ये देखो, ये रेल होगा, रोड होगा, पावर प्रोजेक्ट्स होगा, सब में वो क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करके। नाउ इंकरेजमेंट इन टू फॉरेन टेक्नोलॉजी। कौन से टेक्नोलॉजी को इंकरेज किया सर? फॉरेन टेक्नोलॉजी। ये देखो, ये कुछ तो याद रहेगा, एलियन दिख रहा है क्या? हाँ सर। इंकरेजमेंट टू विच टेक्नोलॉजी? फॉरेन टेक्नोलॉजी। ये रोबोट देख के कुछ याद रखना, फॉरेन टेक्नोलॉजी। ये देखो यहाँ पे आपको इनका फ्लैग दिख रहा होगा, समझा? सिर्फ इमेजेस को देखो। इंकरेजमेंट कौन सा टेक्नोलॉजी? फॉरेन टेक्नोलॉजी। देखते हैं चलो। लिबरलाइजेशन हैज अलाउड टू यूज डैश डैश टेक्नोलॉजी इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री। कौन सा? इंडियन, फॉरेन के क्या? फॉरेन। वापस एक बार, लिबरलाइजेशन हैज अलाउड टू यूज विच टेक्नोलॉजी? फॉरेन टेक्नोलॉजी इन हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्री। दिस हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड मेक व्हाट? दिस हेल्प तो कॉस्ट रिड्यूस करेगा एंड मेक द इंडस्ट्री कॉम्पिटेटिव, कि इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बना रहे और अच्छे लोग अच्छे मैंने। ये देखो, जितना एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगा, मतलब सर आज भी आपके पास नॉर्मल मैसेंजर है और व्हाट्सएप है, तो आप क्या यूज करोगे? बट ऑब्वियस सर व्हाट्सएप,
क्योंकि नॉर्मल मैसेंजर वो जमाना गया, एक जमाना था जब वो एक 100 रुपए का मैसेज पैक आने का जिसमें एसएमएस सेंड करने के। अब इंटरनेट आ गया, व्हाट्सएप आ गया, अनलिमिटेड मैसेजेस हो गए, लेकिन लोगों की बातें कम हो गई। देखो ये एक डिसएडवांटेज है, बट पॉइंट इज व्हाट कि वो एक टेक्नोलॉजी है जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा ना, लोग और अच्छा करने का ट्राई कर रहे, बराबर है कि नहीं? यस सर। तो मुद्दा क्या था, आप क्या करो, इनकरेज करो फॉरेन टेक्नोलॉजी को, ठीक है सर, या किया गया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी वॉज इस्टेब्लिश ऑन 12 अप्रैल 1992। सर और मैडम डेट याद रखना। 3 इडियट्स का एक डेट याद है क्या? 3 इडियट मूवी देखा होगा आपने, वो बोलता है इसी डेट को हम मिलेंगे। हाँ सर मूवी देखा था तो याद है, 5 सितंबर याद है क्या? 5 सितंबर दीवार पे लिखता है, देखो वैसे सर वो मूवी था, याद रह गया। अब आपको पूछा कि सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो सेबी का फुल फॉर्म बताओ ना सर। ये देखो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोलो क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 12 अप्रैल 1992। क्या? 12 अप्रैल 1992. This step was introduced to protect the interests of investor in securities, promote development and regulate the what? सिक्योरिटी मार्केट। तो मेरे भाइयों और बहनों खत्म हो गया। आपको ये बताना है ये क्यों लाया गया, सेबी क्यों बनाया गया, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था? इंटरेस्ट ऑफ व्हाट? इन्वेस्टर। जो सिक्योरिटीज, आपने अगर स्कैम देखा होगा 1992 हर्षद मेहता का स्कैम देखा क्या? मूवी याद आ रहा है क्या भाई? इससे भारी तो इसका ईयर याद रखने के लिए और क्या मैं एग्जांपल दूं? वो जो शेयर मार्केट में एक जो बड़ा स्कैम ढूंढा गया था, जो स्कैम पकड़ा गया था, उसके बाद जरूरत पड़ी कि कोई ऐसे एक संस्था बनाई जाए जो इन सारे स्कैम पे ध्यान रखे। हर्षद मेहता जी ने बहुत बड़े बड़े झोल किए, देखे आपने कि भाई अच्छी बात है, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया जिसकी वजह से कुछ अच्छी बात आई कि आगे कोई वैसे झोल ना करे, मतलब एक रिस्ट्रिक्टिव, मतलब इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बचे, इस हिसाब से 1992 डेट। अभी देखो ईयर तो याद रहेगा स्कैम वाले इस वेब सीरीज से, मंथ याद रखो, डेट याद रखो, 12 अप्रैल। समझ में आया? यस सर। क्यों? प्रोटेक्ट करना था इंटरेस्ट ऑफ जो भी आपके इन्वेस्टर है उनका। यस सर, खत्म हो गया सर। सर इतना ही लेक्चर था? हाँ, मतलब क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन और उसके मेजर्स क्या थे। इतना ही लेक्चर आप अच्छे से करो, इसको वापस पूरी तरीके से रिवाइज करो, सारे पॉइंट को लिखो। अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये रहा, चलो एक बार पॉइंट रिवाइज कर लो। आप इमेजेस देखो, आपको बहुत सारे पॉइंट याद आ जाएंगे। लिबरलाइजेशन, पहले डेफिनेशन मैंने जो 3 पॉइंट के है, एडम स्मिथ नाम था, उनका बुक था वेल्थ ऑफ नेशन वगैरह वगैरह, अच्छे से करो। देन आफ्टर मेजर्स में इंटरेस्ट रेट वाला एक पॉइंट था, फिर एक्सपांशन वाला एक पॉइंट था, फिर सर एमआरटीपी एक्ट को अबॉलिश कर दिया, 100 करोड़ असेट, याद आ रहा है क्या? उन पे लगता था लेकिन अभी नहीं है करके। फिर क्या था? फेरा को हटाया और किसको लेके आए? फेमा को, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को। 4 पॉइंट हो गए सर, याद आ रहा है? वेरी गुड। फिर आप क्या करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से प्रमोट करना है, फॉरेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, एंड देन सेबी आया 12 अप्रैल 1992 में इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने को। देखो रिवाइज करते हो कितना फटाफट हो गया। तो सर आप इतना क्यों बोर कर रहे थे, इतना क्यों पढ़ा रहे थे? भाई वो बताना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। वैसे अगर मैं पूरा रिवीजन आपका जिस वक्त लूंगा, मैं इमेजेस दिखाऊंगा और आपका लर्न हो जाएगा फटाफट। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम बात करेंगे किसकी? सर लिबरलाइजेशन हो गया, अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की, लेकिन ये मेजर्स आपके सबके खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।